संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो उसमें जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो 32 से लेके 35 तक हैं। ठीक है। जिसमें 32 जो है वो बोलता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 जो है वो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। और 34, अनुच्छेद 34 है, वो बोलता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 35 जो है वो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो देखो, अनुच्छेद 32 जो है वो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त जो खंड एक है वो बोलता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। खंड दो जो है वो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय वो ऐसे निर्देश आदेश रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट और जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति है। खंड तीन बोलता है उच्चतम न्यायालय को खंड एक और खंड दो द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड दो के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकती है। और खंड चार जो है वो है इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस हमने अनुच्छेद 32 में जो आपका ये बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, तो इनको कल हमने विस्तार से देख लिया था। तो अब हम देखते हैं कि देखो कि इससे जो अनुच्छेद 32 से संबंधित जो प्रश्न हैं, या फिर जब हम अनुच्छेद 32 का विस्तार पढ़ते हैं तो ये चीजें आती हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, समझाइए या इस कथन की व्याख्या कीजिए। या ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो संवैधानिक उपचार के मूल अधिकार का परीक्षण कीजिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो भी स्वयं भी एक मूल अधिकार है, क्योंकि वो भाग 3 में दिया हुआ है। तो इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसी संदर्भ में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 32 की व्याख्या देखते हैं। तो देखो, संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 में उपबंधित है और संवैधानिक उपचारों का जो प्रावधान करता है और स्वयं एक मूल अधिकार भी है। और उच्चतम न्यायालय को इसे को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है सजग प्रहरी, तो इसके लिए देखिए मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस बीजी रॉय, ये 1952 का केस था। इस मामले में जो न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री, इन्होंने क्या कहा था कि उच्चतम न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के संरक्षण के पवित्र कार्य का पालन करने वाला एक सजग प्रहरी। इसको आप नोट करके रखिएगा कि जो सजग प्रहरी है ये कौन से केस में डिसाइड किया गया था और किस न्यायाधीश ने बोला था। तो पतंजलि शास्त्री। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यदि कोई नागरिक यह दिखाने में सफल हो जाता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो गया तो उच्चतम न्यायालय उसको समुचित उपचार प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा, मतलब उसको करना ही पड़ेगा। अब देखो अनुच्छेद 32 एक साइड क्या करता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय को
उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो दूसरी तरफ क्या है, अनुच्छेद 32(2) जो है वो उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए निर्देश, आदेश या फिर रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, ये स्क्रीन पे देखें, हेबियस कार्पस, मैंडेमुस, प्रोहिबिशन, क्यूवो वारंटो और सर्तियोरारी, ये जो केस रिट्स है वो जारी कर सकता है। तो इनमें से क्या जो भी उपयुक्त लगता है उसको वो रिट जारी कर सकता है या लेख जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। अब देखना कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि अपने को सजग प्रहरी के कर्तव्य को कई अवसरों पर निडरता पूर्वक और साहस के साथ निष्पक्ष होकर एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में निभाया है। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया। तो 300 जो 42वें संविधान संशोधन से क्या था, अनुच्छेद 368 में जो खंड 4 और 5 जो है ना, वो जोड़े गए थे। तो इसमें क्या था कि खंड 4 जो है और जो 5 है, तो इसमें क्या किया गया था कि संसद की शक्ति जो है संशोधन करने की संविधान की, उसको असीमितता प्रदान की गई थी और उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इन दोनों खंडों में क्या किया गया था कि सबसे पहली तो संविधान संशोधन करने में संसद पर कोई नियंत्रण मतलब कोई निर्बंधन नहीं होगा, और जो संशोधन किए जाएंगे इसके अंतर्गत उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसे करके इनका प्रावधान किया गया था। तो इसका स्पष्ट अर्थ ये था कि न्यायालय क्या चाहते थे कि जो संसद है, जो सरकार है, वो क्या चाहती थी, विधायिका ये चाहती थी कि न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग ही ना कर पाए न्यायालय, ये उद्देश्य था इसका। तो फिर एक इसी से रिलेटेड केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें क्या किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने ये जो खंड 4 और 5 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि ये जो संविधान संशोधन की शक्ति है संसद की, उसको असीमितता प्रदान करती है और जो संविधान का मूल ढांचा है उसको ये नष्ट करती है। इसीलिए ये दो जो प्रावधान थे खंड 4 और 5 के, इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया मिनर्वा में। तो अब देखें कि अब हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो प्रदत्त शक्ति है उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो सबसे पहली चीज देखो ये कि ये वैकल्पिक उपचार के उपलब्ध होने का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट रेमेडी जो है वो देखना कि सामान्य नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि न्यायालय को ये लगता है कि कोई दूसरा उपयुक्त और सुविधाजनक उपचार उपलब्ध है अगर, तो वह रिट जारी करने से इनकार कर सकता है, लेख जारी करने के लिए इनकार कर सकता है। किंतु वैकल्पिक उपचार का ये जो नियम है वो क्या है, निदेशात्मक नियम है और विधि का नियम नहीं। तो ऐसे मामलों में वैकल्पिक उपचार का नियम जो है वो लागू नहीं होता है जिनमें मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो और उस अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार प्रदान करना हो। तो यहाँ जो प्रतिकर है, कंपनसेशन वाली बात जो है अंडर आर्टिकल 32, ये है अनुच्छेद 32 के तहत जो मुआवजा मिलता है उसके बारे में। तो इससे जो संबंधित केस है वो देखिए आप, नीलबत्ती बेहरा का केस है 1993 का, और एक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1997। तो यहाँ पे देखो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अपने सोच में परिवर्तन कर दिया। नीलबत्ती बेहरा के केस में क्या किया कि पुलिस में ये फेक इनकाउंटर से रिलेटेड है। तो पुलिस कस्टडी में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत
ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर दिलाया था और अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय को एक व्यापक शक्ति प्राप्त हो गई इससे। वह ऐसे मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करता था। ठीक है, और इसने न्यायालय ने क्या किया, एक नए तरीके का आविष्कार किया जिसमें प्रतिकर दिलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी प्रतिकर दिलाया जा सकता है। अब देखिए दूसरा जो केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाले में, इस मामले में भी फेक इनकाउंटर्स का ये एक जो नीलमती बेहरा वाला केस है ना, ये आपका पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से संबंधित है, और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाला जो केस है वो फर्जी फेक इनकाउंटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जिनका इनकाउंटर हुआ था उनके परिवार वालों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रतिकर दिलाया गया। तो ये दोनों बहुत फेमस केस हैं, आप याद रखिएगा। मानवाधिकार से रिलेटेड में, मतलब मानवाधिकार से संबंधित विषय में भी आप इसको संदर्भित कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जो अगला बिंदु है वो है प्रांग न्याय का सिद्धांत, या जिसको रेस जुडिकेटा बोलते हैं हम। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए देखो एक और क्या करता है कि अनुच्छेद 32 जो है ये उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है ना, अनुच्छेद जो 32 है, और एक 226 जो है वो क्या करता है, आपके उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान। तो यहाँ पे जो सीमितता है, मतलब जो मूल अधिकार है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 226 के अंतर्गत क्या है, आप दूसरे अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी, अन्य प्रकार के कोई रिट जारी कराने के लिए भी आप मूल अधिकारों से भिन्न अधिकारों के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल आपको क्या है, मूल अधिकारों का ही हनन होना चाहिए, तभी आप सीधा जा सकते हैं वहां। तो उसी प्रश्न को क्या किया गया, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, है ना। अब देखो एक इससे रिलेटेड केस है निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एक केस है 1972 का। तो इसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि रेस जुडिकेटा जो है, प्रांग न्याय का सिद्धांत है, वो केवल किसमें नहीं होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबियस कॉर्पस है इस वाले रिट में लागू नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि रेस जुडिकेटा जो है, प्रांग न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के संबंध में लागू नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक बिंदु ये देखते हैं कि अति विलंब अगर होता है, अगर बहुत ज्यादा विलंब होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि अति विलंब के प्रभाव के संबंध में एक केस है त्रिलोकचंद मोतीचंद वर्सेस एबी मुंशी का। तो यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार की मांग युक्त समय के अंदर ही की जानी चाहिए, है ना। तो समय सीमा मतलब एक युक्त समय के अंदर ही आपको क्या करना चाहिए, उपचार की मांग करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इसका प्रभाव देखा। अब देखते हैं हम कि अगला जो बिंदु है वो ये है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन जो है वो आवेदन कर सकता है। तो सामान्य नियम क्या है कि न्याय की मांग कौन कर सकता है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जो पीड़ित पक्षकार है। तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो कार्रवाई करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होता है जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है। तो इस अनुच्छेद मतलब ये सामान्य नियम था और ये बहुत दिनों तक चलता आया, और भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए ही, मतलब नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए ही ये उपलब्ध था। अब यहाँ पे देखो कि जो आवेदन करता होता था उसको यह बताना आवश्यक होता था कि उसके मूल अधिकार को आघात पहुंचा है, और मूल अधिकार के अलावा अगर किसी अन्य प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति क्या है, अनुच्छेद 32 का लाभ, मतलब 32 के अंतर्गत वो आवेदन नहीं कर सकता। तो यदि कोई नागरिक अपने मूल अधिकार के उल्लंघन को दिखाने में सफल होगा तो ही न्यायालय जो है वो समुचित उपचार देगा।
अब देखो, जो अब नया दृष्टिकोण कैसे पलटा है यहाँ पे, कि देखो, पारंपरिक मत के अनुसार क्या है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर व्यक्ति को उपचार प्राप्त करना है तो पीड़ित व्यक्ति ही क्या कर सकता था, या जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ था वो ही आवेदन कर सकता था। परंतु वर्तमान में क्या है, इस नियम में परिवर्तन आ चुका है। अब अनुच्छेद 32 जो है उसका क्षेत्र का विस्तार, मतलब विस्तार हो गया है क्षेत्र। तो देखो, एक केस है अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये 1981 का केस है। इस केस में डिसाइड किया गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर कर सकता है जो निर्धन है, अशिक्षा या अन्य किसी कारण से न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा को, है ना, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जो है ना, और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित, मतलब पीड़ित व्यक्ति ही आवेदन करेगा, इस प्रकार के संकुचित सोच को बदलना होगा। और क्या है, वर्ग कार्यवाही, मतलब बहुत से लोगों के लिए वर्ग के रूप में कार्यवाही या फिर लोकहित में इस कार्यवाही को प्रतिनिधिवाद लाने के विस्तृत धारणा को अपनाना हो। तो ये डिसाइड किया गया था आपका अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1981। उसके बाद देखना एक फेमस केस और है, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये उनके अतिरिक्त है ना, मतलब जो रिट आदेश और निर्देश जो थे उनके अतिरिक्त ये नया एक दृष्टिकोण है, एक नया मतलब विकल्प है जिससे आप क्या है, उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1982 वाले केस में यहाँ पे न्यायमूर्ति श्री भगवती ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अगर उसके, तो वो अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, ठीक है, अगर वो किसी कारण से नहीं जा पा रहा है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति भी संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। तो हमने पहले क्या देखा था, जो सामान्य नियम था कि पीड़ित व्यक्ति ही आवेदन करेगा, तो उससे विपरीत ये धारणा आ गई और एक नया विकल्प खुल के आया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से अगर उच्चतम न्यायालय तक नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर उसके विधिक अधिकार, मतलब कुछ विधिक अधिकार होंगे या फिर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो भी कोई अन्य व्यक्ति जो है ना, वो क्या कर सकता है कि आवेदन दे सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। और और एक चीज डिसाइड की गई कि इसके लिए कोई एकदम जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय में उपचार की मांग को कर सकता है, ठीक है। तो ये वाले SP गुप्ता में आप यह याद रखना कि पत्र लिखकर भी आवेदन किया जा सकता है, तो वो कीवर्ड्स लिख लीजिएगा आप। और रिट पिटीशन की तकनीकी जो बारीकियां हैं उनका पालन करना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पे भगवती ने कहा, न्यायाधिपति भगवती ने कहा कि प्रक्रियात्मक तकनीकियां न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने में अवरोध नहीं बन सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ उठाए, है ना। प्रत्येक मामले में न्यायालय उपचार तभी देगा जब न्यायालय का यह समाधान हो जाएगा कि उसके समक्ष आने वाले व्यक्ति का पर्याप्त हित है, सफिशिएंट इंटरेस्ट है, और वह दुर्भावना से या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लेख अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो न्यायालय हमेशा यह देखेगा कि क्या ये जो आवेदन है वो दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तो नहीं। उससे अब इसके बाद देखिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का एक केस है।
तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि लोकहितवाद के जो क्षेत्र था और उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए ये निर्धारित किया कि समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग जो है के लोगों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की सुरक्षा कराने में इसका काफी महत्व है। विधि शासन केवल धनी और सुविधा संपन्न वर्ग के लिए के अधिकारों को ही नहीं वरन क्या है निर्बलतम या दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी है और अधिकारों की संरक्षा होनी चाहिए उनकी और उन्हें न्याय प्रदान करना चाहिए। और यह तर्क कि इस प्रकार से मामले में न्यायालयों के वादों की संख्या बढ़ेगी, मतलब ज्यादा केसेस आएंगे, है ना, अतः इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये जो सोच है वो सोच क्या है, एक भ्रामक सोच। ठीक है। अब यहाँ पे न्यायाधिपति भगवती ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि इससे वादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और लोकहितवाद को बढ़ावा देने से न्यायालय में जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और इनके निपटाने में विलंब होगा। तो इस तर्क को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया न्यायपति भगवती ने। अब देखो, किसी राज्य को अपने नागरिकों को ये कहने का अधिकार तो नहीं हो सकता है कि चूंकि हमारे न्यायालय में धनी व्यक्तियों के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, अतः हम निर्धन वर्गों के न्यायालय में न्याय पाने का जो अधिकार है या उनको न्यायालय में आने का जो अधिकार है और उनके मुकदमों का जो धनी वकीलों की सहायता से कर सकते हैं और जिनके पास पैसा ना होने के कारण जो बड़े वकीलों को हायर नहीं कर सकते हैं उनका निपटारा नहीं करने दिया जाएगा या उनको रोक दिया जाएगा। तो स्टेट जो है, राज्य जो है, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है। तो न्यायालयों में वादों में वृद्धि इस बात का कोई भी मतलब केसेस जो बढ़ रहे हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो निर्बल और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए न्याय पाने का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये डिसाइड किया गया था आपका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस। अब देखिए, इसी से एक और केस रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वर्सेस काउंसिल प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। ठीक है, ये 2007 का केस है। तो यहाँ पे क्या किया गया, लोकहितवाद में उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में रैंकिंग जो है, ठीक है, इस पर रोक लगा दी और इस संबंध में सरकार को उचित विधि बनाने के लिए संस्तुति दी। तो इसी के बाद रैगिंग वाला जो केस, मतलब जो एक्ट आया है वो आया है, तो आप नोट करके रख लीजिए। अब उसके बाद देखो कि अब जो नया विकल्प तो आया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि उसका दुरुपयोग भी होता है, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि एब्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहितवाद जिसको बोलते हैं ना, तो लोकहितवाद के दुरुपयोग के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अब देखो, लोकहितवाद का जहां इतना विस्तार होता गया ना, वहीं क्या है, इसका दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ती। तो न्यायाधिपति जो भगवती थे, एक्चुअली देखो, भगवती जो है, न्यायाधिपति भगवती या न्यायाधीश भगवती जो है, उनको पीआईएल का जनक माना जाता है। ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहितवाद का जो जनक है वो भगवती को माना जाता है, न्यायाधिपति भगवती। तो उन्होंने क्या किया कि देखो, एक स्टेटमेंट था उनका कि हमें इस मामले में सचेत होकर यह देखना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार के मामले में न्यायालय में आते हैं, क्या वे सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या निजी लाभ या राजनीति से प्रेरित तो नहीं है या किसी अन्य कुटिल विचार से प्रेरित तो नहीं है। न्यायालय को अपनी प्रक्रिया को राजनीतिज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो हमेशा न्यायालय को क्या है, सतर्क रहना। अब देखिए, एक केस है बाल्को कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये 2002 का केस है। तो यहाँ पे देखो कि उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि लोकहितवाद सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में किए गए वित्तीय और आर्थिक नीतियों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक बार और देखो स्टेटमेंट कि लोकहितवाद सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में किए गए वित्तीय या आर्थिक नीतियों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है।
अब उसके बाद देखो अगला केस है जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस मामले में क्या डिसाइड किया गया था, एक दो पॉइंट्स हैं इसमें, नोट करके चलिएगा। जैसे पॉइंट 1 जो है, ठीक है, ये है कि कोई भी निर्धन व्यक्ति किसी भी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति केवल उस न्यायाधिपति का नाम जान सकता है जो उसके प्रांत से आया हो। तो पत्र के साथ शपथ पत्र होना भी आवश्यक नहीं है, मतलब तकनीकी बारीकियां जो हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायाधिपति पाठक ने कहा था कि उसे न्यायालय के नाम पत्र लिखना चाहिए, किसी न्यायाधीश के नाम नहीं। ठीक है, तो न्यायाधिपति पाठक जो है वो क्या है, यहाँ पे न्यायालय का नाम लिखते हैं, ठीक है, न्यायाधीश का नहीं, ये मार्क है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय का उचित मामलों में जहां निर्धन व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, प्रतिकर प्रदान करने की भी शक्ति है। ठीक है, जो चीज हमने पढ़ी थी प्रतिकर वाली बात नीलबती बेहरा वाले केस में और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाले केस में देखा था। तो अनुच्छेद 32 सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिकर प्राप्त कराने का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। इसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां पे किसी निर्धन व्यक्ति के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता है और वे अपनी निर्धनता के कारण सिविल न्यायालय से उपचार पाने में असमर्थ होते हैं। तो इसी आधार पर न्यायालय ने क्या किया था, एक केस और नोट कर सकते हैं आप, रुदल शाह वर्सेस भीम सिंह का केस। के मामलों में जो अपील करता थे उनको नुकसानी प्रदान किया। ठीक है, अब उसके बाद एक तीसरा पॉइंट है इसी में ही कि अनुच्छेद 32 के अधीन कार्य न्यायालय निर्धन और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित लोगों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण को पता लगाने के लिए आयोग भी नियुक्त कर सकता है, कमीशन अपॉइंट हो सकता है। जैसे क्या था, बंधवा मुक्ति मोर्चा में किया गया था कि कोई अन्य निर्देश आदेश या रिट जारी कर सकता है तो जो उनके मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक। तो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शक्ति जो है वो असीमित है और यही न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो मूल अधिकारों की सुरक्षा करे। अब उसके बाद देखिए आप भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है इसी संदर्भ में। और एक केस और है आपका गुरु वायुर देवास्वम मैनेजिंग कमेटी सी के राजन वाला केस। और आपका है ना, ये दोनों जो केस हैं, ठीक है, तो यहां पे देखना कि इन सब केसेस में क्या किया था कि डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, और ये मत व्यक्त किया कि लोकहित वादों का उद्भव जो है वो निर्धन एवं समाज के दबे कुचले जो दुर्बल वर्ग है लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए हुआ। ठीक है, इन दोनों केसों में ये बताया गया था कि समाज के दुर्बल जो वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उनको न्याय प्राप्त कराना है। ठीक है, और उसके बाद देखो गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें लोकहितवाद अनुचित प्रयोजन हेतु दायर करके न्यायालय का अगर समय बर्बाद करने के लिए किया जाता है तो याचिकाकर्ता पर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, 1 लाख रुपए का अर्थदंड देने का आदेश किया था। ठीक है, कि अनुचित माना था, मतलब अनुचित प्रयोजन के लिए किसी गलत प्रयोजन के लिए किया गया था, तो इसमें 1 लाख रुपए का दंड लगाया था। किसके ऊपर, याचिकाकर्ता के। अब देखो लोकहितवाद की जो अवधारणा है उसको स्वीकार करने के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी अधिकारिता को अत्यंत व्यापक बना दिया। अब न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उन सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जब कभी भी और जहां कहीं भी राज्य उसके सेवकों द्वारा किसी निर्धन, असहाय, गरीब
दबे कुचले के संवैधानिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है, अर्थात अन्याय होता है या हो रहा, तो इसके फलस्वरूप क्या है, सरकारी अधिकारीगण अब और सचेत होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन, इसका प्रभाव जो होगा वो क्या होगा कि जो अधिकारी हैं वो सही से काम करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़, अतिक्रमण, खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब इस संदर्भ में एक अंतिम केस देखते हैं हम, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल, 2010 का केस है। तो यहाँ पे देखो इस मामले में क्या था, उच्चतम न्यायालय ने क्या भी निर्धारित किया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में जो केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ठीक है, तो बंगाल राज्य क्षेत्र में घटित अपराध की जांच बिना राज्य की सहमति से कर रही। तो शिकायतकर्ता और एक राजनीतिक दल के अपने कार्यकर्ता मिदनापुर जिला के गारपेटा स्थान में कैंप में रह रहे थे। उन लोगों ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। मार्ग में कुछ बदमाशों ने उनके दल पर आक्रमण कर दिया और 11 व्यक्तियों को मार डाला और बहुतों को घायल कर दिया। शिकायतकर्ता किसी प्रकार बच गए और पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दी। बंगाल पुलिस ने जांच प्रारंभ की, किंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी उस केस में कोई प्रगति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति जो है, कमिटी जो है, उसने उच्च न्यायालय में एक पीआईएल फाइल किया और यह आवेदन किया कि पुलिस से उसे न्याय की आशा नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता शासक दल के कार्यकर्ता थे, मतलब जो रूलिंग पार्टी थे उसके कार्यकर्ता थे और पुलिस जो है वो उनके अधीन है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि उनका तर्क सत्य प्रतीत होता है, अतः अपराध जो है वो सीबीआई द्वारा किया जाए, मतलब अपराध की जो जांच है वो सीबीआई द्वारा करवाई जाए। और राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और यह कहा कि भारत में फेडरल प्रणाली का शासन, जिसमें कोई राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र में अपराध की जांच नहीं कर सकता। तो इसके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और फेडरल प्रणाली के उल्लंघन होता है, ऐसा राज्य का, पश्चिम बंगाल राज्य का तर्क। तो केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया कि अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायालयों की पुनर्विलोकन की शक्ति पर विधान और संसद की विधेयक द्वारा निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है और न्यायालय पर ही संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व है। ठीक है। और न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सजग प्रहरी है, अतः बंगाल उच्च न्यायालय का निर्णय जो था वो वैध ठहराया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शक्ति है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उपचार प्रदान किए जाते हैं उसके साथ